राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, जिससे भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया है। चंद्रयान-3 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर IST चंद्रमा पर उतरा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरे देश को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जब हम ऐसे ऐतिहासिक क्षण देखते हैं तो हमें बहुत गर्व होता है। यह नए भारत की सुबह है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने धरती पर संकल्प किया और चांद पर उसे साकार किया। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। साथियों, मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूँ। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को माँ कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा, हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोवा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों और स्वर्ण पदक एवं पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने छात्रों से कहा कि आपने जो डिग्री और स्वर्ण पदक अर्जित किए हैं, वे आपको रोजगार हासिल करने, व्यवसाय शुरू करने में मदद करेंगे। इसके अलावा एक गुण जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है, वह है जीवन में कभी हार न मानने का हौसला। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज दुनिया में टेक्नोलॉजी तथा इनोवेशन की प्रमुख भूमिका है। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित गणमान्य अतिथियों, प्यारे विद्यार्थियों, सभी को मेरा नमस्कार।
गोवा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आज सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। युवा पीढ़ी के बीच आकर मुझे सदैव प्रसन्नता होती है। मैं इस अवसर पर उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों और स्वर्ण पदक एवं पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आपके माता पिता, प्राध्यापकों और विश्वविद्यालय के टीम के सभी लोगों की भी बधाई देती हूँ, जिनका आपकी उपलब्धियों में महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में लगभग 55% 55% लड़कियां हैं। मुझे ये भी जानकर और भी खुशी हो रही है कि आज जिन विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए उनमें भी 60% छात्राएं हैं। बेटियों की आत्मविश्वास और योग्यता के बल पर आगे बढ़ते हुए देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। प्रिय विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह का दिन हर विद्यार्थी के जीवन का एक यादगार दिन होता है। इस दिन की मधुर यादें सदा आपके साथ रहेगी। आज के दिन आपकी मेहनत सफल हुई है और आप भविष्य की सीढ़ियां चढ़ने जा रहे हैं। आज आप अनंत अवसरों का उपयोग करने के लिए आप तैयार हो रहे हैं। आज आपने जो डिग्रियां और स्वर्ण पदक अर्जित किए हैं, ये आपको रोजगार हासिल करने या व्यवसाय शुरू करने में मदद करेंगे। लेकिन एक गुण जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है वो है जीवन में कभी हार न मानने वाली हौसला। परिस्थितियों चाहे किसी भी हो, व्यक्ति को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। महान नेता, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा था, एंड आई कोट, डू नॉट जज मी बाय माई सक्सेसेस, जज मी बाय हाउ मेनी टाइम्स आई फेल डाउन एंड गॉट बैक अप अगेन, अनकट। एक सारगर्भित पंक्ति भी है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। प्रिय विद्यार्थियों, आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी तथा इनोवेशन की प्रमुख भूमिका है। मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि विश्वविद्यालय के डायरेक्टरेट ऑफ इंटर्नशिप, इंक्यूबेशन एंड इंडस्ट्री पार्टनरशिप काउंसिल और इनोवेशन काउंसिल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय है। हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जैसे क्षेत्रों में विश्व स्तरीय योग्यता को विकसित करना अनिवार्य है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि गोवा विश्वविद्यालय ने इन क्षेत्रों में अनेक कार्य शुरू किए हैं। मुझे बताया गया है कि गोवा सरकार के उच्च शिक्षा निदेशालय के सहयोग से चलाया जा रहा कार्यक्रम डिजिटल इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर होलिस्टिक टीचिंग एंड वर्चुअल ओरिएंटेशन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। देवियों और स्वजनों, शिक्षा प्राप्त करना आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। अवसरों का उपयोग करने के साथ साथ चुनौतियों का सामना करने में भी समर्थ बने रहने के लिए निरंतर शिक्षार्थी की तरह आगे बढ़ना सहायक और सिद्ध होता है। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि विश्वविद्यालय यहाँ के विद्यार्थियों में सामाजिक समावेश और पर्यावरण संतुलन के बारे में संवेदनशीलता का संचार कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों के लिए विश्वविद्यालय की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज के युवा विद्यार्थी ही संकल्प काल में विकसित भारत का निर्माण करेंगे। वे भारत को फिर से समृद्ध राष्ट्र बनाने के सपनों को पूरा करेंगे। आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं एक बार फिर बधाई देती हूँ तथा आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के प्रथम सत्र को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशकों में ब्रिक्स ने लंबी शानदार यात्रा तय की है और इस यात्रा में हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की है। इसके साथ ही न्यू डेवलपमेंट बैंक की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह ग्लोबल साउथ के देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पीएम ने कहा कि इस संगठन ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हुए उसे बेहतर बना रहा है। 15वें ब्रिक्स समिट के भव्य आयोजन और हमारे आतिथ्य सत्कार के लिए मैं प्रिय मित्र राष्ट्रपति रामाफोसा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
एक्सेलेंसी, पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने एक बहुत ही लंबी और शानदार यात्रा तय की है। इस यात्रा में हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की है। हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक ग्लोबल साउथ के देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट्स के माध्यम से हमने फाइनेंशियल सेफ्टी नेट का निर्माण किया है। ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन, वैक्सीन R&D सेंटर, फार्मा उत्पादों को पारंपरिक मान्यता जैसी पहलों से हम ब्रिक्स देशों के आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। यूथ समिट, ब्रिक्स गेम्स, थिंक टैंक काउंसिल जैसे इनिशिएटिव से हम सभी देशों के बीच पीपल टू पीपल टाइज मजबूत कर रहे हैं। ब्रिक्स एजेंडा को नई दिशा देने के लिए भारत ने रेलवे रिसर्च नेटवर्क, MSMEs के बीच करीबी सहयोग, ऑनलाइन ब्रिक्स डेटाबेस, स्टार्टअप फोरम जैसे कुछ सुझाव रखे थे। मुझे खुशी है कि इन विषयों पर उल्लेखनीय प्रगति हुई है। एक्सेलेंसी, हमारे करीबी सहयोग को और व्यापक बनाने के लिए मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला है स्पेस के क्षेत्र में सहयोग। हम ब्रिक्स सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन पर पहले से काम कर रहे हैं। एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम ब्रिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन कंसोर्टियम बनाने पर विचार कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हम स्पेस रिसर्च, वेदर मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्रों में ग्लोबल गुड के लिए काम कर सकते हैं। मेरा दूसरा सुझाव है शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में सहयोग। ब्रिक्स को एक फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए हमें अपनी सोसाइटीज को फ्यूचर रेडी बनाना होगा। इसमें टेक्नोलॉजी की अहम भूमिका रहेगी। भारत में हमने दूर सुदूर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों और उनके तक शिक्षा पहुंचाने के लिए दीक्षा यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। साथ ही स्कूल के विद्यार्थियों के बीच इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए हमने देश भर में 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए हैं। भाषा संबंधी बाधाओं को हटाने के लिए भारत में AI बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषिणी का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए कोविन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इंडिया स्टैक के माध्यम से पब्लिक सर्विस डिलीवरी को रिवॉल्यूशनराइज किया जा रहा है। विविधता भारत की एक बहुत बड़ी ताकत है। भारत में किसी समस्या का हल इस विविधता की कसौटी से निकलकर आता है। इसलिए ये सॉल्यूशंस विश्व के किसी भी कोने में आसानी से लागू हो सकते हैं। इस संदर्भ में भारत में विकसित इन सभी प्लेटफॉर्म्स को ब्रिक्स पार्टनर्स के साथ साझा करने में हमें खुशी होगी। मेरा दूसरा सुझाव है कि एक दूसरे की ताकतों की पहचान करने के लिए हम मिलकर स्किल मैपिंग पर कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम विकास यात्रा में एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। मेरा चौथा सुझाव है बिग कैट्स के संबंध में। ब्रिक्स के 5 देशों में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रजातियों के बिग कैट्स पाए जाते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंतर्गत हम इनके संरक्षण के लिए साझा प्रयास कर सकते हैं। मेरा 5वां सुझाव है ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर। हम सभी देशों में ट्रेडिशनल मेडिसिन का इकोसिस्टम है। क्या हम मिलकर ट्रेडिशनल मेडिसिन की रिपोजिटरी बना सकते हैं? एक्सेलेंसी, दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ के देशों को ब्रिक्स में एक महत्व विशेष दिया गया है। हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं। यह वर्तमान समय की मात्र अपेक्षा ही नहीं बल्कि जरूरत भी है। भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस मूल मंत्र पर हम सभी देशों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। 2016 में भारत की अध्यक्षता के दौरान हमने ब्रिक्स को बिल्डिंग रिस्पॉन्सिव, इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशन से परिभाषित किया था। 7 साल बाद हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स विल बी ब्रेकिंग बैरियर्स, रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमीज, इंस्पायरिंग इनोवेशन, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड शेपिंग द फ्यूचर। हम सभी ब्रिक्स पार्टनर के साथ मिलकर इस नई परिभाषा को सार्थक करने में सक्रिय योगदान देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। AICC मुख्यालय नई दिल्ली में बारिश से प्रभावित हिमाचल प्रदेश में राहत प्रयासों को लेकर हिमाचल प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए राजीव शुक्ला ने कहा कि हिमाचल के इतिहास में ऐसी भयानक तबाही आज तक नहीं हुई।
प्राकृतिक आपदा के चलते राज्य में अब तक 330 जानें जा चुकी हैं और 12,000 घर तबाह हो चुके हैं और तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। उन्होंने कहा कि यहाँ करीब 75,000 पर्यटक और 17,000 गाड़ियां फंसी थी, जिन्हें हिमाचल सरकार ने 48 घंटे में सुरक्षित निकाला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के सीएम, डिप्टी सीएम और सारे मंत्री रात भर इस आपदा में साथ खड़े रहे। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से तबाही हुई है और विध्वंसकारी बारिश ने वहां अनप्रेसिडेंटेड माहौल जो बनाया है, उसको राष्ट्रीय जो है अटेंशन नहीं मिल रहा, ध्यान नहीं मिल रहा। हिमाचल के इतिहास में इतनी भयानक तबाही इसके पहले कभी हुई नहीं है। 330 लोग मर चुके हैं और 35 लोग लापता हैं। 12,000 घर तबाह हो चुके, गिर चुके हैं। तकरीबन 13,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। बड़े बड़े जो हाईवे थे, बने थे, वो बिल्कुल पानी को उससे ऐसे बह गए हैं कि उनका पता ही नहीं चल रहा कि हैं कहाँ। हर तरफ जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे अपर हिमाचल हो चाहे लोअर हिमाचल हो, हर तरफ जो है बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। 75,000 टूरिस्ट फंसे थे और 17,000 गाड़ियां उनकी, जिनको हिमाचल सरकार ने 48 घंटे के भीतर सुरक्षित निकाल लिया। लाहौल स्पीति के चंद्रताल में 4,500 मीटर की ऊंचाई पर 300 पर्यटक फंसे थे, उनको सुरक्षित हिमाचल सरकार ने निकाल लिया। पूरी रात मुख्यमंत्री सुक्खू जी, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सारे मंत्री रात भर उन्होंने बारिश में जुट के और सारे अधिकारियों ने मिलकर और कर्मचारियों ने मिलकर इन सबको निकाला। राज्य सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही। पहले जो है 7 से 15 जुलाई तक बारिश हुई, उसके बाद 10 से 14 अगस्त के बीच, और अभी चल रही है। अपर हिमाचल बचा हुआ था, अपर हिमाचल में भी भयानक तबाही आ गई बारिश से, बादल फटने से सब जगह। सेब का सीजन चल रहा, किसानों की फसल बिल्कुल बागवानों की तैयार है, लेकिन उसको लाने के रास्ते नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि एक तो उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी चाहिए, नेशनल कैलेमिटी हिमाचल प्रदेश का। इस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल। और जिस तर्ज पर उत्तराखंड में केदारनाथ की जब वो केदारनाथ मंदिर की तबाही जो हुई थी, और जिस तरह से जब भुज में भूकंप आया तो जो तबाही थी, उस तर्ज पर हिमाचल को केंद्र सरकार को पैकेज देना चाहिए राहत का। हम 10,000 करोड़ के पैकेज की मांग कर रहे हैं, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रहे हैं, और भारत सरकार से हमें, क्योंकि अभी तक 200 करोड़ रुपए मिले हैं, 200 करोड़ से कुछ नहीं होने वाला। ऊंट के मुंह में जीरा वाली स्थिति है, और क्योंकि वहाँ तबाही ज़बरदस्त है, सबको पता है। और देश के भी सारे लोगों से मैं अपील करता हूँ कि जो जहाँ से मदद दे सके उसको हिमाचल को मदद देनी चाहिए। और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति दोनों लोगों से अनुरोध है कि सांसदों को भी जिस तरह से सुनामी के वक्त और भुज के वक्त उन्होंने छूट दी थी कि लोग सांसद निधि से पैसा दे सकते हैं, तो सांसद निधि से भी पैसा देने की छूट जो है चेयरमैन राज्यसभा और स्पीकर लोकसभा को देनी चाहिए, ताकि लोग उससे भी अपना पैसा जो सांसद देना चाहें वो हिमाचल में दे सकते हैं। अभी तक केंद्र सरकार से 2 टीमें वहां पे जा चुकी हैं, उन्होंने नुकसान का आकलन कर लिया है, और जो वहाँ के डिजास्टर मैनेजमेंट के रूल है उसके हिसाब से 10,000 रुपये किसी का घर टूट जाए, गिर जाए तो दिया जाता है, उससे काम नहीं चलने वाला। राज्य सरकार 1 लाख रुपए कम से कम दे रही है, अपने नियमों में परिवर्तन करके 10 गुना तक बढ़ा रही है, क्योंकि किसको जो है, और जो घर उस तरह से टूटा उसको 1.25 लाख रुपए का प्रावधान है। पूरी तरह ध्वस्त घर को जो है वो 1.25 लाख का प्रावधान है, बाकी को 10,000 रुपए का प्रावधान है। उससे तो कुछ वहाँ होने वाला नहीं, पहाड़ों में कहाँ ही होता है। और गडकरी जी ने भी जो है जायजा लिया है कि किस तरह वहाँ सड़कें डैमेज हुई है। गृह मंत्री जो है, जो वो आपदा जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उसको देखते हैं, उनसे है कि जो है हमें स्पेशल पैकेज दे के जो है वहाँ राहत प्रदान की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यही आग्रह है क्यों करें। और आज वैसे भी जो है मनरेगा लागू हुआ था, जिसमें आम लोगों की सहायता के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने लागू किया था, वो दिन है, तो आज उसी दिन प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें हिमाचल के लोगों को भी जो है इस तबाही से मदद के लिए जो है भारत सरकार पैकेज दे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक।
Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। शहडोल में राज्य स्तरीय स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के तहत छात्र छात्राओं को स्कूटी की चाबी सौंपकर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी। प्रदेश के 7800 टॉपर छात्र छात्राओं के खाते में स्कूटी के लिए 80 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की गई है। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में 53 जिलों में जो मेरे बेटा बेटी बैठे हैं, उनके साथ गुरुजन बैठे हैं, उन सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाइयां देता हूं। आज मैं देख रहा हूं मेरे बेटा बेटी बहुत प्रसन्न, भांजे भांजी यहाँ स्कूटी रखी हुई है और उन पे मेरे भांजे और भांजी बैठे हुए हैं। और ये केवल यही नहीं हुआ, पूरे मध्य प्रदेश में मेरे जो बच्चे 12वीं में पहले स्थान पर आए हैं, एक बेटा और एक बेटी। मेरे बेटा बेटियों, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम भी मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? जोर से बोलो, आई लव यू। ये भांजे और भांजियों का स्नेह भरा रिश्ता है। हमारे शिक्षा विभाग के पीएस भी यहाँ पे आए हुए, बाकी भी हमारे अधिकारी गण हैं। एक अद्भुत योजना देखो मेरे बेटा बेटियों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। और इसलिए मैंने सोचा कि पढ़ाई में मेरे बेटा बेटियों के कोई दिक्कत ना रहे। और इसलिए भाइयों और बहनों और मेरे बेटा और बेटियों, मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कई योजना बनाई। मेरी बेटियों, पहले तो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल थे ही नहीं, बहुत दूर दूर जाना पड़ता था और पैदल बेटी को जाने नहीं देते थे माता पिता। इसलिए मैंने तय किया कि अगर कोई बेटी अपने गांव से दूसरे गांव पढ़ने जाएगी तो मामा पैदल नहीं जाने देगा, मामा साइकिल दिलवाएगा। साइकिल दिलवाना शुरू की, दूसरे गांव पढ़ने जाना पड़े कि दूसरे गांव जाना है तो साइकिल पर बैठकर जाओ। कई तरह की स्कॉलरशिप की व्यवस्था की ताकि पढ़ाई में हमको सुविधा हो और कई योजनाएं और बनाई। शहडोल वासियों ने मुझे ये कहा था कि नागपुर बहुत जाना पड़ता है यहाँ से, लेकिन नागपुर के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना की, रेल मंत्री जी से प्रार्थना की और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है शहडोल वालों, अब जल्दी शहडोल से नागपुर रेल चलने वाली है, ट्रेन चलने वाली है। मैं प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मेरे बहनों और भाइयों, इस शहडोल में संभाग बनाया, मैं मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब अगर करने का सौभाग्य मिला तो आपके आशीर्वाद से मुझे मिला। अब शहडोल नगर पालिका नगर निगम बना दिया जाएगा। अपने शहडोल का चौतरफा विकास होगा, अपना शहडोल आगे बढ़ेगा, मध्य प्रदेश में और उभरेगा और उठेगा और सामने आएगा। एयरपोर्ट बनेगा तो उद्योग भी आएंगे, काम धंधे भी आएंगे। तो विकास की दौड़ में अपना शहडोल लगातार आगे बढ़ता जाएगा। और इसलिए शहडोल में जितनी चीजों की आवश्यकता थी, एक बात और, शहडोल में एक और महाविद्यालय खोला जाएगा ताकि हमारे बच्चे ढंग से पढ़ पाए। ये जिला, ये संभाग मध्य प्रदेश के नंबर 1 का संभाग बन जाए, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा।
आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिशन 2030 को प्रगति प्रदान करते हुए विभिन्न चिकित्सा इकाइयों के 887 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास व 379 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हर व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा पहुंचाने हेतु कृत संकल्पित है। मुझे बहुत पसंद था कि आज बहुत शुभ काम होने जा रहे हैं। एक तरफ तो सभी संभागीय मुख्यालय पर 7 जगहों पर कैंसर निदान वैन प्रारंभ की गई और मुझे खुशी है कहते हुए, जैसा भी मेरे पूर्व में टी रविकांत ने बताया आपको, कि ये निदान वैन अपना आपके अंदर तमाम तरीके के जो कैंसर संबंधित चाहे लंग्स का सबका मशीनों के साथ में ये वैन तैयार की गई है। मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, फेफड़े और ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्शन होने से ही लाभ मिल सकता है। जितना जल्दी जानकारी प्राप्त होती है कैंसर की, तब जाके उसका जल्दी इलाज संभव है। पर दुर्भाग्य से 60-70% लोग आते हैं जब 3rd स्टेज का कैंसर हो जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा प्रारंभ किया गया प्रयास। गांव-गांव वैन जाएगी और गांव-गांव में ये वहीं पर ऑन द स्पॉट जांचें करेगी और जल्दी डिटेक्शन हो इसका प्रयास करेगी, जिससे कि उनका बचाव हो सके। इस मौके पर मुझे कहते खुशी है 3 नए संभागीय मुख्यालय बने, पाली और सीकर और साथ में बांसवाड़ा। अभी मैंने जो हमारे सातों जो अभी डोनर्स हैं आए थे अभी CSR के अंतर्गत, जिन्होंने कैंसर निदान वैन उपलब्ध कर रही है, हिंदुस्तान जिंक, RREC, हिंदुस्तान मित्तल एनर्जी, गिनको कंपनी, रिन्यू पावर, रिलायंस फाउंडेशन और HPCL। अभी मैंने रिक्वेस्ट की तो हिंदुस्तान जिंक ने कहा हम तो 3 नए संभाग बने हैं, बांसवाड़ा, पाली और सीकर, वहाँ पे भी हम इस तरह की वैन देने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो मुझे खुशी है। मैं तमाम CSR कंपनियों को जिन्होंने डोनेट किया है उन सबको मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे लिए मेडिकल विषय टॉप प्रायोरिटी का हो गया है, क्योंकि जब राइट टू हेल्थ एक्ट पास कर दिया तो हमारी जिम्मेदारी बनती है किस प्रकार से मेडिकल फील्ड के अंदर राजस्थान वासियों को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। उस दिशा में मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ किया गया है और बहुत कुछ करने की संभावना है। सरकार ने जो फैसले किए हैं बजट के माध्यम से, वो भी बहुत ही मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक है। वही कारण है कि आज राजस्थान के अंदर एक तरफ तो कैंसर इंस्टीट्यूट का जाल बिछ रहा है, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, जयपुर इत्यादि जगहों पर संस्थाएं खड़ी हो रही है, इलाज संभव हुआ है और चिरंजीव का जो कंसेप्ट आया है उसके बाद में तो किडनी, लीवर, हार्ट, कोक्लियर इम्प्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, घुटना, कूल्हे जोड़, इन सब के जो है रिप्लेसमेंट संभव हो गया है फ्री के अंदर। तमाम इलाज फ्री होना अपना आप में एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ निर्णय किया था और विश्वास नहीं होता अन्य राज्यों के लोगों को, बल्कि दुनिया के मुल्कों को विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी संभव है क्या। एक दर्दनाक घटना में मिजोरम के सैरांग इलाके के पास एक निर्माणाधीन रेलवे पुल गिरने से कम 17 श्रमिकों की मौत हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारतीय राष्ट्र समिति नेता के कविता ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने का कोई इरादा नहीं है। सत्तारूढ़ भाजपा ने उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र के होने जा रहे उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। यही कारण है कि पार्टी की ओर से 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब साल में 2 बार होगी बोर्ड परीक्षा, 11वीं 12वीं में पसंद के विषय चुन सकेंगे, किताबें भी होंगी सस्ती। राजस्थान के करौली और धौलपुर जिले में टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने इसकी मंजूरी दी है। मणिपुर जातीय हिंसा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 10 अगस्त 2023 को दिए गए फैसले के मद्देनजर कोर्ट द्वारा गठित समिति ने 3 रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में उचित दिशा निर्देश मांगे गए। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाजवादी पार्टी ने अगले साल अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है।
दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।